ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रा और खोड़ों का सलाम कबूल कीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 44 साल गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लिया है कि उन्हें फ़ेयर ट्रायल नहीं मिला। इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके अलावा हमारा जो तालीमी निसाब है उसमें बेहतरी के लिए एक स्टीम रिसर्च बल्कि उसका निसाब मुतारफ़ कराया गया है। कराची में आज हज़ारों तलबा उसमें शामिल थे, वहाँ से भी एक रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मुल्क के अंदर ये जो फॉर्म 45 में हेर फेर के इल्ज़ामात हैं वो अब ज़ोर पकड़ रहे हैं। पीटीआई ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन वाले फॉर्म जो हैं मंजर आम पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही हैं। उन्होंने मिसालें दी कि नवाज शरीफ साहब का के पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ पे उन्हें सिर्फ 78 वोट मिले थे उसे बढ़ाकर 1078 कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म अपलोड किए कल उनमें से फिर बाद में कुछ डिलीट भी कर दिए। पीटीआई के लोगों ने इल्ज़ामात ये भी दोहराया कि पेशावर के कई हलकों में पहले की तरह उन्होंने कहा कि हमें एविडेंस नज़र आ रहा है कि काफ़ी टेम्परिंग हुई है। मुतालबा अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है मुख्तलिफ़ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से। वो तंजीमें जो इलेक्शन की एक्सरसाइज पर नज़र रखती हैं कि भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए उन फॉर्म्स की जो इलेक्शन कमीशन ने छापे हैं और जो उम्मीदवारों के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उन्हें दिए थे। तो पिलडाट ने भी एक भरपूर रिपोर्ट जारी की है। ज़रा पिलडाट ने कोई तकरीबन 25 सफ़ों की एक रिपोर्ट की है और उसका मैं अगर आप सिर्फ निचोड़ आपको बता दूं, वो इनका ये कहना है कि पिछली 3 इलेक्शंस में 2013, 2018 और 2024 की जो इलेक्शन है दिस इज़ द मोस्ट अनफेयर इलेक्शन। लेकिन परसेंटेज में इतना अभी जाहिर है कि देखिए अब मैं पूरे रिपोर्ट का खुलासा नहीं दे सकता, बहुत पैमानों से इसको नापा गया है प्री, ऑन द डे और पोस्ट में। तो 2013 को अगर ओवरऑल स्कोर दिया था 57% का, 2018 को मिला था 52% का, ये है 49%। मतलब 2018 से भी ज़्यादा हो गया ना? जी ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ 3% का है। लेकिन अब पूरी रिपोर्ट पढ़ने वाली है, शायद कल हम इस पर तफसील में बात कर सकें। कुछ सिफारिशात भी दी हैं जी। एक तो आपने बता दिया कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन और पिछले 2 इलेक्शन से कम शफाफ हैं, ये उन्होंने कहा है। दूसरे उन्होंने ये कहा है जो रिकमेंडेशंस दी हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है 2013 के कमीशन की तर्ज पे ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं इनकी एक जामे और गैर जानिबदाराना तहकीक के लिए एक कमीशन कायम करे या उसके बारे में कुछ करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नॉर्मली 180 दिन में फ़ैसला करने के पाबंद होते हैं जो भी शिकायत होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ 180 से भी कई गुना ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो सिफारिश की है पिलडाट ने कि इनकी जो मुद्दत है वो कम की जाए क्योंकि दरखास्तें बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंज बहुत ज़्यादा हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरे ये कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो कम हैं, जो रिक्वायर्ड तादाद है उससे। मसलन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने 9 ट्रिब्यूनल्स कायम करने की दरख्वास्त की थी, अब तक सिर्फ 2 कायम हो सके हैं। तो इससे भी जाहिर है कि अच्छा अब बिल्कुल ये एक बॉटल नेक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो सरवर बारी साहब की जो सिफारिश है उस पर गौर करना चाहिए, अगर कोई गौर करना चाहता है तो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी बात की थी। फॉर्म 45 की एक ऑडिट होनी चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, मीडिया होने चाहिए, हर जो नुमाइंदे हैं उम्मीदवारों के वो होने चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट जज इसको सुपरवाइज करे और ऑब्जर्वर्स भी हों। बात मुनासिब है, क्योंकि सबने एतराज़ किया है, मानेगा नहीं लेकिन बात मुनासिब है। अच्छा, आज एक और बड़ा फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो उन्होंने कल तक के लिए रोक दिया है रिजर्व सीट्स वालों को कि इनके हलफ ना लिए जाएं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी कि इस तरह आप कैसे कर सकते हैं कि जो इनकी सीटें थी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, उस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में क्या हुआ है कि ये जो PDM 2 है माइनस फजलुर रहमान, वो उनको 2/3 मेजॉरिटी के वो करीब पहुंच गए हैं। देखें, अगर आप नून लीग, PPP, MQM, काफ लीग, IPP और फिर PML, ज़िया, बाप और 9 उम्मीदवार हैं जो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगर 9 उम्मीदवार को आप ना भी गिने तो मेरा ख्याल है कि आप 230 तक तो पहुंच गए हैं। 230 तक पहुंच गए। 230 तक। अच्छा, लेकिन जो जिसका मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, जिसका मतलब है कि आप
आइन में तरमीम कर सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, सूबाई सतह पे देखें तो सबसे मज़ेदार जो सिचुएशन है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। वहाँ जो हुक्मरान पार्टी है, PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, उसकी जो नशिस्तें हैं वो 91 हैं, लेकिन उसको जो मखसूस नशिस्तें हैं मिली हैं वो 0 हैं। राइट। अच्छा, टोटल जो नशिस्तें थीं वो 25 थीं अक़लियत और ख़वातीन को मिला के। तो अब ये 25 नशिस्तें किस तरह बटी हैं, ये कमाल बात है। मसलन जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की 7 जनरल सीटें हैं जो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन में जीती हैं, तो 7 जनरल सीटों पे उन्हें 10 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई, यानी अब उनकी 17 हो गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, PMLN की 6 जनरल सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनको 6 पे 8 मखसूस नशिस्तें दे दी गई, तो अब उनकी तादाद हो गई 14। पीपल्स पार्टी की जो जनरल सीट्स हैं वो 4 हैं, 4 पे उन्हें 6 दे दी गई, तो अब उनकी हो गई तादाद 10। ANP और जो खटक साहब की PTI, परवेज़ खटक की PTI-P थी, उसने एक नशिस्त हासिल की थी ओरिजिनली, उनको एक के बदले एक मुफ्त में दे दी गई, यानी 2-2 हो गई। मतलब बाय वन गेट वन। मतलब PTI की मेजॉरिटी थोड़ी डाइल्यूट हो गई ना बैठे बिठाए, है ना, मतलब ठीक ठाक। ये वो है ना कि मतलब इसका मुंह अशरफियों से भर दो, थैंक यू। तो इसे कहते हैं ओपरा विनफ्री हलवाई करती है की दुकान पे दादाजी की फातिहा जी। सो अब काफ़ी डिस्कशन इस पे भी चल रहा है कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो महाज़ाराई की तरफ जाएगी, या वो बैकडोर मिशन भी चल रही हैं कि हम पार्लियामेंट में हम आ गए हैं। एक चीज़ जिस पे काफ़ी बहस हो रही है वो ये कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता, ना मैं हलफ बर्दारी में वो गए, ना ही आज शहबाज शरीफ वहाँ थे, चेक्स वैक्स बांट रहे थे, इमदाद दे रहे थे वहाँ पे जिन लोगों की जानें गई हैं हालिया बारिशों में, तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इस पे एक ये कन्फ्यूजन चल रही है कि खान साहब क्या चाहते हैं कि वो फ़िलहाल मज़ीद एहतजाज हो, सब मेरे कुछ ख्याल हो। में 2 pronged 3 pronged अप्रोच तो चलती रहेगी। ओके, हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में, राशिद चौधरी फाफिन साहब के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राशिद चौधरी साहब, रशीद चौधरी साहब, मेरी माजरत। सर ये बताइएगा कि ये जो फॉर्म 45 की जो हेर फेर चल रही है, इस पर आज पेल्डार की भी रिपोर्ट आपने देखी होगी, क्या होना चाहिए? जी थैंक यू। जो फॉर्म 45 में जो अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और बहुत सारे कैंडिडेट्स को एतराज़ है कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, उस पे 2 कानूनी हल मौजूद हैं और एक तीसरा हल मौजूद है जो कानून में तो जिसकी शायद कोई वजाहत नहीं है, लेकिन वो ऑडिट है जिसकी मेथडोलॉजी फाफिन ने भी दी थी। कुछ 2-3 हफ्ते पहले हमने कहा था कि एक ऑडिट हो सकता है जो इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और इलेक्शन कमीशन उसको लीड करे और उसमें ऑब्जर्वर्स भी हों और दीगर लोग भी हों। एक तो वो तरीका है। दूसरा, कानून में 2 तरीके हैं। एक सेक्शन 9 है कानून का जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई शिकायत आती है इस तरह की, तो उनके पास इख्तियार है कि वो उस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है और अगर उम्मीदवार के पास भी वही फॉर्म 45 है, उस पर साइन और दस्तखत और अंगूठे मौजूद हैं उन्हीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो वहाँ पे तैनात थे, और इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो अगर उसका कोई मटेरियल इफेक्ट होता है कानून पे, तो वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन पे रीपोल हो सकता है। और अगर उन पोलिंग स्टेशंस की तादाद, ऐसे पोलिंग स्टेशंस की तादाद ज़्यादा है, तो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोल हो सकता है। एक तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है जो वो 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर उन्होंने इन कंप्लेंट्स को हल करना है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन के पास, 61 के करीब नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज और 125 के करीब प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो कॉज लिस्ट पे 28 तारीख तक सामने आ गई थी कि जिन पे इस तरह की शिकायत और कुछ और तरह की शिकायत मौजूद हैं। दूसरा हल जो कानून में है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का है, जो पिटीशंस का है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं कि वो बहुत डिटेल में जाके स्क्रूटनाइज करे, एविडेंसेस मांगे, ट्रायल करे और इस तरह की जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं और अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस किसी कैंडिडेट के एंड पे हैं
तो वहाँ पे रीपोल भी हो सकता है। वहाँ पे भी 3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल हो जाए, एक सूरत ये हो सकती है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे रीपोल हो जाए, और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर उनको लगता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो करप्ट प्रैक्टिसेस से, इलीगल प्रैक्टिसेस से जीते हैं, तो किसी और उम्मीदवार को वहाँ पे रिटर्न डिक्लेयर कर दिया जाए, जितवा दिया जाए। अच्छा अब रशीद तो साहब, कानून में ये दो चीजें मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया कानूनी हल, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद मुतनाज़ है, राइट। मेन मसला तो ये है, आपके इदारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, आपका काम ही है इन चीज़ों को देखना, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे कि बिल फर्ज हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ की कंस्टिट्यूएंसी, बज़ाहिर उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहीं हमें ओवर राइटिंग नज़र आती हैं, कहीं बहुत ही अजीब व गरीब नताइज सामने आ रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें वेबसाइट से भी हट जाती हैं। आपने खुद या आपके इदारे ने किस हद तक इन डिस्क्रिपेंसीज को नोट किया है और कहाँ, किन हलकों में, और किस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज? जी, जो हमारे मुशाहिदे का तरीक़ाकार है, उसमें हमारे पास तो फॉर्म 45 सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन से आते हैं जहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे ऑब्जर्वर हों, और वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हो सकते। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फॉर्म 45 डायरेक्टली नहीं आ सकते। लेकिन हमने अपनी स्टेटमेंट में भी बताया था कि जो वोटिंग और काउंटिंग का जो प्रोसेस था, जो पोलिंग स्टेशन लेवल पे, और जिसको आज पिलडैट ने भी वैलिडेट किया है, उनकी रिपोर्ट ने भी, वो बहुत हद तक लार्जली कंप्लायंट था। जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं कानून में, वहाँ पे मसला नहीं था। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का भी इतना मसला नहीं था, हमारे ऑब्जर्वर्स को भी एक्सेस थी। वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की इस दफ़ा बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है कि पोलिंग स्टेशन लेवल पे कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह की हुई हैं। हमने जो ट्रांसपेरेंसी का इशू रेस भी किया था और बताया भी था, वो था रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जब टेबुलेट हो रहे थे रिजल्ट्स, जब फॉर्म 47 बन रहा था, तो आधे से ज़्यादा जो वहाँ पे एक्सेस नहीं थी हमारी, यानी कि हमारे ऑब्जर्वर्स को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। 135 के करीब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे, मतलब अच्छा, अमूमन होती है इजाज़त? आपको वैसे इजाज़त होती है, इसी दफ़ा रोका गया या कानून में इजाज़त है? हमारे पोलिंग, काउंटिंग, टैबुलेशन और जो कंसोलिडेशन के जो प्रोसेसेस हैं, उसमें ऑब्जर्वर्स की एक्सेस होती है। और हमें वहाँ पे एक्सेस नहीं मिली, लेकिन हमने फिर उन कॉन्स्टिट्यूंसी और बहुत 65-66 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट की थी जहाँ पे किसी न किसी इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट को भी रोका गया। लेकिन जो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर हम देखें तो उसमें कोई रुझान नहीं पाया जाता, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे हमारे लोगों को रोका गया, उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स ने जीती थी। दूसरे नंबर पे पीएमएलएन और फिर पीपल्स पार्टी थी। लेकिन बहरहाल वो एक ट्रांसपेरेंसी का एक इशू वहाँ पे मौजूद था। लेकिन ये जो मसला अभी जो सामने आ रहा है, जो डिस्क्रिपेंसीज का, जिस पे बड़े बड़े क्लेम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हैं, इसका हल वही है कि इसको या तो ऑडिट के थ्रू इलेक्शन कमीशन देखे, या फिर ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो एक्सटर्नलाइज्ड प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल जजेस हैं हाई कोर्ट के। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे साथ थे। तो बेसिकली नेशनल लेवल पे इलेक्शन ठीक हुआ, सारी गड़बड़ काउंटिंग में हुई है। ये तो हमें पता है ना, काउंटिंग में और तो फिर इलेक्शन कहाँ ठीक हुआ? वही तो कह रहे हैं ना, वो मतलब पिलडार वाले भी कह रहे हैं ना कि यार ठीक तो नहीं हुआ ना। और देखो सारा सबसे बड़ा मसला यही है ना यार, ये जो ओवर राइटिंग है, कहीं वाइट आउट है, अब ये देखिए बात की कार्रवाई जो है क्या नतीजा निकाले इसका यार। तो चलें एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा जुल्फकार अली भुट्टो के केस की बात करेंगे। वेलकम बैक। बिलाखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ऑब्ज़र्वेशन दी है कि 1979 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को जिस मुक़दमे में फांसी दी गई, इस मुक़दमे में मुनसिफ़ाना ट्रायल और तरीक़ेकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ये सदारती रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर हुआ था, जिसमें कि इस मुक़दमे को दोबारा खोलने की इस्तदा की गई थी। इस कार्रवाई पे को आज की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल, उस पर बराह रास्त दिखाया भी गया। उसकी एक झलक देखिए। Basically, our opinion is that the
the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और फिर सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब की अपील की समाअत के दौरान बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 और 10A के तहत हासिल हुकूक और उनकी रूह को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तफसीली फ़ैसला कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि अदालती तारीख़ में कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनके बारे में उमूमी तासुर ये है कि उनके फ़ैसले किसी खौफ या पसंद व नापसंद के तहत किए गए और कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं मिला। हमें नहायत आजिज़ी के साथ ख़ुद एहतसाबी के जज्बे से इन नक़ाइस और गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इंसाफ कानून की हुर्मत बरकरार रखते हुए किया जाए। गलतियों का एतराफ़ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में एक बुनियादी सवाल ये उठाया गया था कि क्या किसी साबिक़ फ़ैसले को उल्टा भी जा सकता है। तो इस सिलसिले में कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है, अलबत्ता तफसीली फ़ैसले में इस मुकदमे में की गई आइनी और कानूनी गलतियों की निशानदही की जाएगी। इसका जवाब ये था। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ मौजूद थे जब ये वर्डिक्ट सुनाई जा रही थी, तो उन्होंने बाद में बताया कि 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है उससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और निज़ाम की दुरुस्ती में भी मदद मिलेगी। इस मुकदमे ने अदलिया के वक़ार पे जो धब्बा लगाया उसके बाद से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर से आम आदमी का एतमाद लड़खड़ा गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ऑब्ज़र्वेशन पे पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौसीक़ सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 1979 में की थी। 7 रुकनी बेंच में से 4 जजों ने फांसी के हक़ में और 3 जजों ने इसकी मुखालफत में फ़ैसला दिया था। मौजूदा समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी सामने आईं, दिलचस्प हक़ाइक़ भी सामने आए। मसलन यही कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो अपनी खुदनविश लिखी है उसके रेफरेंसेस भी पेश किए गए कि किस तरह उस वक्त के अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के जज नसीम हसन शाह से इसरार किया कि जब भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील की समाअत करने वाले बेंच में आए दरख्वास्त, तो आप उस बेंच का हिस्सा ज़रूर बने। तो इस पे जो सिटिंग जज थे पैनल के, उन्होंने भी बड़ी हैरत का इजहार किया कि हाई कोर्ट का जज किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह की हिदायत दे सकता है, लेकिन ये हुआ। अदालत के जो मददगार थे एमिकस क्यूरे होता है, एमिकस क्यूरे जस्टिस मंजूर मलिक, उन्होंने बताया कि 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल की जो 2 इब्तदाई FIRs थी उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम शामिल नहीं था और ये FIRs अक्टूबर 1976 में उस वक्त के मजिस्ट्रेट के हुक्म पे दाखिले दफ्तर कर दी गई थी। मगर 24 जुलाई 1977 को यानी मार्शल लॉ नाफिज होने के 19 दिन बाद और किसी भी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर इन FIRs को दोबारा खोला गया और अगस्त में पुलिस ने इस केस का पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। यानी 5 जुलाई को जब ज़ियाउल हक साहब आए, ये जो हम तारीख़ में कहते हैं ना कि जी अचानक से नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का मुकदमा सामने आया तो उसमें जो इंसाफ के तकाज़े पूरे करके भुट्टो साहब को 5 जुलाई से 21 जुलाई तक, इसका मतलब है कि जहन पहले से बना हुआ था कि असल में करना क्या है। मुकदमा तो खैर बाद में, फैसला लिखा हुआ है, फैसला पहले हो गया था। अच्छा, फिर 12 सितंबर 1977 को एक नामुकम्मल चालान तैयार करके उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजा गया। उसी दिन रियासत की दरख्वास्त पे फैसला दिया गया कि इस कत्ल केस को हाई कोर्ट मुंतकिल किया जा सकता है सेशन जज की अदालत से बग़ैर समाअत के। इसका मतलब है इस बारे में मुलजिम को नोटिस तक नहीं भेजा गया, मुलजिम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को।
जब जो उसका हक है। मुलजिम ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मौलवी मुश्ताक की सरबराही में फैसला दिया कि ऐसे मामूलात में किसी नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कानून के मुताबिक सज़ाए मौत की तौसीक़ जो है वो सेशन अदालत उसके जो भी फैसला है वो हाई कोर्ट को भेजती है और हाई कोर्ट के कम से कम 2 रुकनी बेंच जो है वो उसको बाकायदा तौसीक़ करता है कि हाँ सज़ाए मौत दी जा सकती है। इस तरह बेंच की तौसीक़ के बगैर सज़ा पे अमल नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसी दस्तावेज़ सामने नहीं आई जिससे मालूम हो सके कि हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत की तौसीक़ की थी। ये कुछ हुआ। अब कुछ हद तक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हुई है यहाँ। जाहिर है कि ट्रायल ये कहा गया कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, कन्विक्शन तो ओवरटर्न नहीं हो सकती। हाँ, और ना ही उनको बेगुनाह करार दिया गया है क्योंकि कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं होती। लेकिन मेरा हो सकती है ड्रेफस केस में क्या हुआ था? मेरा ख्याल है हो तो सकती है, ये मुझे नहीं पता, ये किसी वकील से ही पूछना होगा। लेकिन मेरी नज़र में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कुछ हद तक उस वक्त होगी जब आप मरहूम जनरल ज़िया की भी ट्रायल कराएं ऑन आर्टिकल 6, एक तो ट्रीजन और दूसरा एक वजीर आज़म के कत्ल का। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। स्टूडियो से बैठकर हम आपके लिए जो खबरें लाते हैं उसमें ज़्यादातर सियासत होती है, जंग व जदल की बातें होती हैं। आज मुझे मौका मिला ज़रा स्टूडियो से बाहर जाने का और कुछ बच्चों से बात करने का। सिंध के सरकारी स्कूलों के हज़ारों बच्चे आज कराची के एक स्कूल में जमा हुए, एक तालीमी मेला था, वहाँ पर उनके साथ क्या गपशप हुई, पेश खिदमत है। तो हम मौजूद हैं कराची के चर्च मिशन स्कूल में। ये एक तारीख़ी स्कूल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना भी अपने तालीमी सफ़र के दौरान यहाँ पे टाइम गुजार चुके हैं। जावेद मियाँदाद हमारे क्रिकेटर वो भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला है। कोई 4000 स्टूडेंट्स जो हैं सिंध के तकरीबन 10-11 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बात हो रही है स्टीम लर्निंग की। स्टीम लर्निंग क्या है? बच्चों का जो मेयार तालीम है उसको बेहतर करने की एक कोशिश है। उनको आर्ट्स, मैथ्स, साइंस की तरफ राग़िब करने का एक प्रोग्राम है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना काज़मी। बताइएगा कि आप इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं सिंध गवर्नमेंट की इस प्रोग्राम में। किस तरह ये सफ़र शुरू हुआ है पिछले 1 साल में? STEAM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। और ये इसका जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, वो उनके माहौल से कनेक्टेड हो, ताकि उनको उसका मकसद समझ में आए कि हम क्यों सीख रहे हैं, ये कोई किताबी बात नहीं है। और एक और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, यानी कि उसमें एक वक्त में कोई वो मसला हल कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस हो गया, मैथ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये तीनों में से वो कुछ यूज़ करके एक मसला हल करें। देखिए, हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप ये है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में सिर्फ रटा होता है, तालीम का मेयार ख़राब है। अगर आपने अच्छी तालीम लेनी है तो प्राइवेट एजुकेशन में जाना होगा। डॉक्टर फौजिया, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें आप काफ़ी सीनियर ओहदे पे हैं। ये बताएं कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता जो सना काज़मी बता रही। बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे सना ने अभी बात की इस टीम के बारे में क्या है और उसकी अफादियत क्या है, मैं ये सिर्फ यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी कि दिस शोज़ द कमिटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट चाह रहा है इस वक्त, बेशक चैलेंजेस हैं लेकिन उसके बावजूद इस वक्त न सिर्फ किताबों के ज़रिए, टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए, और क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे के लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। अगर आप अभी इन बच्चों से बात करें, उनकी अप्रोच देखें, उनको जब मौके फराहम किए गए, यू नो द परफॉर्मेंस इज़ देयर। ठीक है, तो सना काज़मी, डॉक्टर फौजिया से हमने बात की, आए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा है। इस मेले की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बच्चे, टीचर्स बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं जो सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए हैं। दे आर सुपर एक्साइटेड साइंस एंड आर्ट्स के बारे में। मेरे साथ इस वक्त एक टीचर हैं, बच्चे हैं। आप कहाँ, हैदराबाद से हैं? जी, हम हैदराबाद से। हमारा स्कूल का नाम जो है गवर्नमेंट गर्ल्स पायलट मीरा स्कूल है और मैं एज ए फोकल पर्सन जो इस टीम में काम कर रही हूँ। और हमें यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है। इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से विन करके आए हैं और विन भी हमने माशाल्लाह 9 में से 4 कैटेगरीज में विन करके यहाँ पर पहुँचे फाइनल राउंड के लिए। अच्छा, क्या विन कर आए हैं? सर, हमने बिल्ड द
द बैग्स में लिया है, हर कैटेगरी में हमने कप्स लिए हैं और हम जीते हैं कि बिल्ड द बैग्स में हमने लिया और हमारा बीट द हीट था उसमें लिया और दूसरा भी पोस्ट कार्ड, यस पोस्ट कार्ड। जब आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो आप नर्वस थे कि पता नहीं हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? थोड़ा सा वी आर एक्साइटेड क्योंकि सर एक तो है ना, देखिए नर्वस वो होता है, नर्वस होते तो हम कंपटीशन में नहीं आते हैं। हम लोग एक्साइटेड थे, हमें खुशी थी क्योंकि ये स्टीम है, स्टीम के है ना फुल फॉर्म इज एस फॉर साइंस। साइंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, साइंस की वजह से हमने कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया। एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी में आए दिन कुछ ना कुछ न्यू है ना, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। और ई फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है। एंड ए फॉर आर्ट्स, आर्ट्स तो सर हर किसी के, मैं तो कहती हूँ हाथ का हर किसी का खेल नहीं है, क्योंकि जो आर्ट्स कर सकता है वो बहुत महान है। एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ये तो बहुत अक्लमंदी की बातें करी। आपका नाम क्या है? सर आयशा मकसूदुल हुसैन। और आपका क्लास क्या है? सर 7। ये आपने जो बातें अभी कही ये आपको किसने सिखाई? सर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, क्योंकि ये हमारे रूहानी वालिदैन हैं, ये हमें गाइड करते हैं। हम स्कूल इसी वजह से आते हैं और यही हमें वो करते हैं। हम डर रहे हैं तो हम इंसान हैं, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, वी कैन डू मिस्टेक्स बट बाय मिस्टेक वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो सर हम ये मिस्टेक्स करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। सर हम परफेक्ट तो नहीं है तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे हाई लेवल पे। तो हमने मिस्टेक्स भी की, कॉन्फिडेंस भी हुआ, क्वेश्चनिंग भी हुई, कॉन्फिडेंस भी हमारा डेवलप हुआ, नॉलेज भी हुई, एक्सपीरियंस हमने लिया कि कैसे जजेस से बात करते हैं। और सर एम फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बगैर तो कोई भी हर चीज़ अधूरी है। हम घर में अगर रोटी भी बनाते हैं तो रोटी भी हम कैलकुलेशन से बनाते हैं कि इतना आटा जाएगा तो इतना सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट इतना जाएगा तो पानी कितना जाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो जाहिर सी बात है हमारी हर चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। और मैथमेटिक्स जो है हर कोई कहता है कि इतना हार्ड है हर किसी के दिमाग के, बट मैथमेटिक्स से आप एक सवाल की 2 बार है ना प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स अगर मैथमेटिक्स को एक गेम के लिए, एक गेम है, अगर हम दूसरी एंड में बोले गेम है तो हमने उसको एक्टिविटीज़ में जाकर लिया। तो जब हमने एक्टिविटीज़ में लिया तो हमें लर्निंग से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा समझ में आया और मज़ा भी आया, हमने गेमिंग भी की। देखिए ये जो जज्बा है और ये जो एतमाद है वो भी सरकारी स्कूलों के बच्चों में, इसमें आपका बड़ा अहम रोल है। हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं एज ए फोकल पर्सन थी, हम इनको आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन यकीन मानो जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे ना, एक होती ना कि सिचुएशन है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन के कंपटीशन है तो करें। हमने बिल्कुल एक डिफरेंट, एक जो बॉर्डर लाइन है ना, जो एक होता है ना, एक फ्रेम होता है, एक बाउंड्री होती है, उससे निकल कर हमने उसके बियॉन्ड काम किया। ये गवर्नमेंट स्कूल डिपेंड नहीं करता। अगर हमारे पास जज्बा हो, हमारे पास उम्मीद हो, मेहनत हो कि हम करेंगे तो फिर हम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनमें अक्सर एतमाद का इसलिए फुकदान होता है कि प्राइवेट स्कूलों वाले, महंगे स्कूलों वाले, वहाँ पे तालीम, किताबें, टीचर्स, उनका मेयार बिल्कुल अलग होता है। नो सर, दिमाग तो हमारे पास एक है ना, हमारे टीचर्स तो है ना हमारे पास। तो सर हम जो हर चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहें, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट वाले सब इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ना, दोहरा निज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों को ये भी सिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं है और वो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बेटा आपने ये क्या बनाया है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये बुर्ला बैग, ये बैग बनाया है, रिंग बैग, और इसको न्यूज़पेपर से बनाया गया है। इसके अंदर तकरीबन कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई, इसको घर की रखी हुई चीज़ों से, जैसे हम सब फ्रेंड्स के घर न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स को हम लोग ने यूटिलाइज़ कराए। बस इसमें टोटल ऑफ कॉस्ट 30 रुपीज़ आई है। सो यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, इस पे आर्ट्स पे बात हो रही है, साइंस पे हो रही है। इस कमरे के अंदर वर्चुअल रियलिटी के हवाले से बच्चों को कुछ आगाही दी जा रही है। आइए ज़रा देखते हैं कि हो क्या रहा है। बताइए कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है? सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इब्राहिम अब्बास और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमीक। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम वर्चुअल रियलिटी को लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं। सो राइट नाउ दीज ऑडियंस आर एक्सपीरियंसिंग ज़ीरो ग्रेविटी या मिशन ISS स्पेस स्टेशन में, दे कैन फील दैट ज़ीरो ग्रेविटी। उनको वो नॉजिएटिंग इफेक्ट आता है जब दे मूव अराउंड विद देयर जॉयस्टिक। एंड आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज़ कि इस टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे यूज़ करें। सो बच्चों को एक एक्सपोजर मिल रहा है कि ऐसी चीज़ का जो वैसे शायद उनकी पहुंच में भी ना हो, और इससे इनकी एक्साइटमेंट लेवल जो है उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ेगा और वो इसको और एक्सप्लोर करना चाहें। बहुत खूब जी। तो बच्चे और उनके टीचर्स, उनका आपको तो फंसा लिया यार। अब कैसे आप फिर सवाल पूछ सकते हैं सरकारी स्कूलों वाला? लेकिन नहीं, वाकई इनके जज्बे को सलाम है। हम देखें मायूसी की बहुत बातें करते हैं कि ये मुल्क इसका क्या होगा, किस तरफ जा रहा है, और फिर आप जाके जब इन लोगों से मिलते हैं ना
तो आपको लगता है कि नहीं ग्राउंड लेवल पे ना कुछ जो है वो सिस्टम चल रहा है और इनमें एक जस्तजू का एक है, जज्बा भी है, हौसला भी है, गाइडेंस अगर सही हो, कुछ चीज़ें हम अपनी ठीक कर लें तो उम्मीदें करीबी से वापस ना, क्या कहते हैं, लोकल सॉल्यूशंस टू लोकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, मेरा भी तजुर्बा कुछ ऐसा ही रहा है। मुझे बड़ा शौक है इस तरह के इवेंट्स को जाने का। आई मीन आई वांटेड टू गो एज वेल, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जैसे वो जो रिंग बैग था, तो इस तरह के मतलब और भी जैसे बीट द हीट की बात हो रही थी वहाँ पर, इनको प्राइजेस मिल रहे थे, बाकायदा अनाउंसमेंट्स हो रही थी। तो बीट द हीट क्या था, मतलब कि ये मतलब गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो इसकी क्या कोई याद है आपको? वो एग्जांपल्स दिखा रहे थे, अब उसको हम इंक्लूड नहीं कर सके वक्त की कमी के बायस, लेकिन बेसिकली बच्चों से इन्होंने कहा कि जी गर्मी बढ़ रही है तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि आप अपने टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो उन्होंने बॉटल्स में कोई पंखे लगाए हैं, कोई आर्किटेक्चर में किस तरह से आपने इंसुलेट करना है अपने घरों को ताकि हीट जो है वो अंदर ट्रैप ना हो, उस तरह की चीज़ें इन्होंने कही। द होल आइडिया वाज कि आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचें और बच्चों को इनकरेज करें, सिर्फ हम बैठे रोते ना रहें कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मुसीबत हो रही है, मौसमियाती तब्दीली है, बट उनको ये क्यूरियोसिटी देना कि ये सवाल करना आपका हक है कि कंडेंसेशन क्यों हो रही है और फिर सॉल्यूशंस की तरफ जाना। तो बहुत अभी इब्तदाई स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे ये प्राइवेट सेक्टर, ये टीचर्स कुछ एफर्ट कर रहे हैं। सो सिंध में अभी ये 1 साल हुआ है, अभी ये किया है, बाकी सूबों में भी हो रहा है। ये मुझे याद है, आपको याद है जब पहला साइंस फेस्टिवल हुआ था स्कूल का? हाँ, थरपारकर में हुआ था और उसको बाकायदगी से बहुत कवर किया था, पर हर साल कवर किया था और फिर इतने साइंस फेस्टिवल हो गए कि हमारे से कवर नहीं हो पा रहे। और ये एक खुशी की बात है मेरे लिए कि वो इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि वो एक मामूल बन गया। अब ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। सो इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू सी। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी ग़ज़ा की बात करेंगे।